हेलो एवरीवन। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक लेसन स्टार्ट किया है। थर्मोडायनेमिक लेसन में हम लोगों ने देख लिया कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। उसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा कि आपकी जो सिस्टम होती है उस सिस्टम को अगर हमको डिफाइन करना है तो कुछ पैरामीटर, कुछ प्रॉपर्टी की हम लोग मदद लेंगे। जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। इन पैरामीटर की मदद से हम लोगों को सिस्टम की स्टेट पता चल जाएंगी कि हमारी सिस्टम कौन से स्टेट में है। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि हमारे पास एक प्रेशर कुकर है जो कि हम लोगों ने गैस पे रख दिया। अभी इस प्रेशर कुकर को अगर मुझे स्टडी करना है तो ये मेरे लिए होगी सिस्टम। अब इस सिस्टम की मुझे अगर इंफॉर्मेशन निकालना है, मतलब इस सिस्टम का अगर मुझे स्टेट पता करना है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे उसका स्टेट? उस सिस्टम के जो कुछ भी पैरामीटर होते हैं, जो पैरामीटर से हमें उस सिस्टम का आइडिया लगेगा। जैसे प्रेशर कितना है प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर में अगर गैस होगा तो उस गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसके अंदर, टेम्परेचर कितना है, ये सारी बातें हमें उस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो इसीलिए हम लोगों ने उस पैरामीटर को बोल दिया स्टेट फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जब भी स्टेट फंक्शन चेंज होंगे तब हम बोलेंगे कि हमारी सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में चली गई। तो जब भी हमारी सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाती है, मतलब मान लो प्रेशर कुकर में का प्रेशर चेंज हो गया, 50 प्रेशर था अभी 90 हो गया, मान लो, बस एक वैल्यू बता रहा हूँ। तो जब भी ये स्टेट फंक्शन चेंज होते हैं तब हम बोलते हैं कि हमारी सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में चली गई। ओके। तो ये जो ऑपरेशन है, जिस ऑपरेशन में हमारी सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाती है, उस ऑपरेशन को ही, उस पाथ को ही हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक में ये जो वर्ड है प्रोसेस, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन किया लास्ट लेक्चर में। अभी हम लोगों ने ना प्रोसेस के भी कैटेगरी बनाए। थर्मोडायनेमिक में आपको अलग अलग प्रोसेस देखने मिलेंगे। जैसे मान लो हमारा सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जा तो रहा है, बट जाते ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोल देंगे। मान लो हमारा सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में तो जा रहा है, बट जो भी हीट एक्सचेंज है वो हीट एक्सचेंज कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रहा है, ना तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ रहा है। ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। उसी तरह आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक प्रोसेस, ये हम लोगों ने प्रोसेस कुछ कैटेगरी बनाए थे। अभी आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमें डिस्कस करना है। ये जो 5 प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो इन पांचों प्रोसेस में कुछ प्रोसेस होते हैं रिवर्सिबल और कुछ प्रोसेस होते हैं इरिवर्सिबल। बात सुन लो। अब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो हमारे सामने 2 वर्ड आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। वो होता है कि आपकी सिस्टम जब भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, मतलब एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाती है, तो बहुत बार आपको थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस देखने के लिए मिलेंगे और बहुत बार थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस देखने के लिए मिलेंगे। अब ये बात अलग है कि इसमें से प्रैक्टिकली कौन सा पॉसिबल है और प्रैक्टिकली कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग इस लेक्चर के एंड में देख लेंगे। बट हमारे सामने 2 नाम आ जाएंगे, थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। अब ये पॉइंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले समझ लेते हैं ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्ड तो हम लोगों ने सुना है। ठीक है। अब ये थर्मोडायनेमिक में किस तरह से दिखने वाला है ये अभी हम लोग जान लेते हैं। गाइज होता क्या है, हमारे अगर लाइफ की बात करें हम लोग, तो बहुत सारे, मान लो हमारे पास कोई एक चीज़ है, हमारे पास। अब इस चीज़ में ना मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसको खींचता हूँ। मान लो कोई एक गाड़ी है, उसमें से कुछ टॉयज होते हैं ना, खेल खिलौने होते हैं हमारे पास छोटे छोटे बच्चों के, उसमें से कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ, कुछ चेंजेस करता हूँ मान लो। तो जब कभी आप किसी चीज़ में कुछ चेंजेस करते हो और थोड़ी देर बाद अगर वो चीज़ वापस उसी जगह आ जाती है, ओरिजिनल स्टेट पे आ जाती है, तो हम लोग बोलते हैं यार ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप घूमने चले गए कहीं और अगर आपको वाटरफॉल दिखाई दे रहा है, तो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, बराबर। अगर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और अगर मैं बोल दूं कि पानी ऊपर से नीचे तो आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, नीचे से ऊपर पानी ऑटोमेटिकली जाएगा नहीं।
तो ये जो प्रोसेस है ये तो इरिवर्सिबल है, ये हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें रिवर्स होती है, मान लो स्प्रिंग है, इसको आप लोग खींच लो और बाहर का फोर्स छोड़ दो तो ये स्प्रिंग वापस अपनी जगह आ जाता है, तो ये तो रिवर्स हो गया प्रोसेस। बात समझ में आ रही है ना? जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बहुत सारे रिएक्शन एक फॉरवर्ड डायरेक्शन से तो जाते हैं, साथ ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आते हैं, तो हम लोग उस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, और कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होते नहीं। उसी तरह हमारे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिवर्सिबल होती है और बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। हम लोग मैं फिर से 2 एग्जांपल देता हूँ। जो बहता पानी, ऊपर से नीचे जो पानी बह रहा है, ऊपर से नीचे जो पानी बह रहा है, वो जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का टुकड़ा है, उसको आप मेल्ट कर दो, पानी बन जाएगा, पानी को वापस आप बर्फ़ के टुकड़े में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ओके बात, ये तो हमारा जस्ट जनरल एग्जांपल हो गया। बट थर्मोडायनामिक में हमको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का थोड़ा अलग से टॉपिक लेना पड़ेगा। देखो हम लोगों को किस तरह से लेते हैं। अब होगा क्या, हमारे पास एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम के ऊपर हम लोग थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस डिफाइन कर देंगे। अभी समझ लो क्या है। मान लो गाइस, मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, आपने इंजेक्शन तो देखा होगा ना, इंजेक्शन देखा हो ना, बचपन में लिया होगा आप लोगों ने इंजेक्शन। तो बस उस इंजेक्शन के तरह दिखता है ये पिस्टन सिलेंडर। मान लो ये हमारा सिलेंडर और ये पिस्टन है, और इसमें अंदर एक गैस भरा हुआ है, कुछ ना कुछ गैस भरा हुआ है। अभी हम लोगों ने क्या किया, इस पहले ही पिस्टन यहाँ पे था, इसके ऊपर हम लोगों ने लोड, कुछ ना कुछ वजन लोड रख दिया, उसके वजह से पिस्टन थोड़ा नीचे चला आया। ये रहा लोड अपना। वो आप सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो तो जो वेट, आपका जो भी सब्जी लेते हो उसका वेट मेजर करने के लिए वो ना उस इंस्ट्रूमेंट में एक लोहे का टुकड़ा, एक पत्थर जैसा लोहे का कुछ ना कुछ रख देता है। 1 किलो का रख देता है, आधा किलो का रख देता है। उसी तरह मैंने मान लो ये कुछ वजनदार चीज़ इस पिस्टन के ऊपर रख दी, इसके वजह से पिस्टन आपका नीचे चलाया और ये वाले सिचुएशन पे वो आ गया। ठीक है, अभी ये वाला जो स्टेट है वो अभी हमारा इनिशियल स्टेट हो जाएगा, हम लोग इसको इनिशियल स्टेट बोल देंगे। जिसमें अंदर का प्रेशर कुछ तो भी होगा P1, इस गैस का वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा V1। बस प्रेशर और वॉल्यूम ही लेंगे, टेम्परेचर की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी ये जो स्टेट है ये स्टेट इक्विलिब्रियम में आ चुका है। इक्विलिब्रियम वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, आपको लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन इक्विलिब्रियम के बारे में कर दिया था कि अगर आपकी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होती है तो आपके सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जो भी स्टेट फंक्शन होंगे वो स्टेट फंक्शन सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। स्टेट फंक्शन मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे कांस्टेंट है, तब जाके आप बोल दोगे कि आपकी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। अभी मान लो ये मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना तो पिस्टन नीचे आ रहा है ना तो पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो ये स्टेट होगी इक्विलिब्रियम की स्टेट। अब पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब वॉल्यूम तो वही रहने वाला है। पिस्टन जगह पे, इसका मतलब प्रेशर भी वही है। तो हमारे मेन जो पैरामीटर है वो तो कांस्टेंट है, इसलिए हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ओके फाइन। अभी होगा क्या गाइस, ये जो लोड है, ये लोड जितना कितना लोड है ये पिस्टन को नीचे ढकल रहा है, बराबर है। मतलब बाहर से कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। और अंदर जो गैस भरा हुआ है वो गैस भी पिस्टन को ऊपर ढकल रहा है, उसको हम लोग बोल देंगे इंटरनल प्रेशर। जैसे आप लोग फुग्गे में हवा भरते हो ना, फुग्गे में हवा, तो अंदर की जो हवा है, अंदर का जो गैस है वो बाहर की तरफ ढकेलता है, सरफेस को फोर्स लगाता है। उसी तरह ये जो गैस है, ये गैस भी पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, जिसको हम लोग बोल देंगे इंटरनल प्रेशर। अब पिस्टन एक ही जगह है, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर सेम होगा।
चाहे आप प्रेशर बोलो चाहे आप फोर्स बोलो, एक ही बात है, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर या तो फिर एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स सेम है, इसीलिए तो पिस्टन जगह पे। तो चलो ये वाले केस में हम लोग बोल देंगे कि इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर है। चलो चलो ये तो हो गया इनिशियल स्टेट के बारे में डिस्कशन। अभी हम लोग क्या कर देंगे, ये जो वेट है वेट, ये सडनली हम लोग निकाल देंगे, सडनली निकाल देंगे, पूरे के पूरे ये जो पत्थर रखे हुए हैं ना, ये सारे पत्थर निकाल डालेंगे। अब उससे होगा क्या, पिस्टन के ऊपर का पूरा के पूरा जो एक्सटर्नल प्रेशर है, पिस्टन के ऊपर पूरा का पूरा जो लोड है वो सारा निकल गया। तो अब ये एक्सटर्नल प्रेशर तो पूरा गायब हो जाएगा, बचा कौन सा, इंटरनल प्रेशर। तो ये इंटरनल प्रेशर पिस्टन को ऊपर लेके चला जाएगा, तो ये इंटरनल प्रेशर पिस्टन को ऊपर ले चला गया। और यहाँ पे पिस्टन रुक गया, ये स्टॉपर लगा दिया हमने, इसलिए पिस्टन वहां पे रुक गया। ठीक है, अब ये हो गया फाइनल स्टेट। अब ये फाइनल स्टेट में जब आ गए तो आपका कुछ ना कुछ वॉल्यूम मिला होगा, V2 सेम तो नहीं होगा ना, यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम तो डिफरेंट है, तो V2 बोल दिया। ऑफ कोर्स प्रेशर भी अलग होगा, पहले गैस का प्रेशर यहाँ तक था, जब गैस पूरा दबे हुआ है तब प्रेशर ज़्यादा होगा, अभी गैस तो एक्सपांड हो गया, अब जब गैस एक्सपांड होता है तो प्रेशर कम होता है, तो यहाँ का प्रेशर हम लोग मान लेंगे P2 हो गया। आई बात समझ में। तो देखो पैरामीटर चेंज हो गए ना, पहले ये पैरामीटर थे अभी ये पैरामीटर हो गए। हम लोगों ने ऑलरेडी एक बात क्लियर कर डाली है कि सिस्टम का कोई भी एक पैरामीटर बदलेगा तो हम लोग बोलेंगे सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया। तो ये इनिशियल स्टेट था, तो अभी मिल गया हमको फाइनल स्टेट। क्यों? क्योंकि पैरामीटर बदल गए, स्टेट फंक्शन बदल गए। चलो ये बात तो समझ लिया हम लोगों ने। अभी ये भी इक्विलिब्रियम वाला स्टेट है, क्योंकि पिस्टन तो वहां जगह रुक गया ना, पिस्टन रुक गया तो अभी ना तो प्रेशर बदल रहा है ना तो वॉल्यूम बदल रहा है, जो बदलना था वो बदल गया। अभी यहाँ पे आने के बाद प्रेशर वॉल्यूम सब कांस्टेंट है, तो ये भी इक्विलिब्रियम वाला स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट से हम लोग डायरेक्टली फाइनल स्टेट में आ गए। चलो ये बात तो समझ ली। यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करना है, हम लोगों ने जो लोड है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो सडनली रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी दूसरी बार सेकंड टाइम हम लोग क्या करते, फिर से हम लोग एक पिस्टन वही सिचुएशन उठाते, सेम सिचुएशन उठाएंगे। हम लोग एक काम करते, इसको थोड़ा बड़ा करके पढ़ते हैं। हम फिर से अभी क्या करते हैं, दोबारा ये इनिशियल सिस्टम उठा लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं हम लोग। एक बार हम लोगों ने सडनली वेट निकाला, अभी दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं देख लो। अभी हम लोग कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, कुछ वैल्यू लेके हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं। हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम वाला स्टेट है, तो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर सेम है, ये हमें पता है ना। अभी हम लोग कुछ वैल्यू लेते हैं, मान लो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये 10 है और इंटरनल प्रेशर भी 10 है। 10 हम लोगों ने वैल्यू उठा दी। वैसे तो प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, बार होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये बेसिकली प्रेशर की यूनिट्स है, बट अभी हम लोग यूनिट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे। आप समझने के लिए बस वैल्यू काफ़ी समझिए। चलो बाहर का प्रेशर कितना है 10, अंदर का प्रेशर कितना है 10, या तो फिर फोर्स बोल दो, बाहर का फोर्स है 10, अंदर का फोर्स है 10, दोनों बराबर है, तो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो लोड है ना पिस्टन के ऊपर, इसको धीरे धीरे कम करेंगे। ये जो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर है ना, इसको धीरे धीरे कम करेंगे। इस वाले केस में हम लोगों ने क्या किया था, सडनली रिड्यूस कर दिया था, सडनली चेंज कर दिया था। अभी हम लोग इसको ग्रेजुअली चेंज करेंगे। तो होगा क्या, मान लो मैंने एक पत्थर उठा दिया, तो एक पत्थर उठा देने से पिस्टन के ऊपर जो भी लोड है वो थोड़ा कम हो गया।
मान लो अभी बाहर का जो प्रेशर है वो 10 नहीं, अभी वो 8 है। अभी बाहर का प्रेशर 8 है, अंदर का प्रेशर 10 है। बड़ा कौन सा है? अंदर का। तो इसके वजह से पिस्टन थोड़ा ऊपर उठेगा, थोड़ा ऊपर उठेगा। और पिस्टन थोड़ा ऊपर उठने के बाद पिस्टन आपका मान लो हम एक छोटा डायग्राम बनाते। पहले पिस्टन यहाँ पे था, आपने एक पत्थर उठाया तो पिस्टन अभी थोड़ा ऊपर आ गया, थोड़ा ऊपर आ गया। अब थोड़ा ऊपर आने के बाद गैस एक्सपांड हो जाएगा। गैस एक्सपांड हो जाएगा तो पहले प्रेशर 10 था, अभी पिस्टन तब तक उठेगा जब तक अंदर का प्रेशर 8 नहीं हो जाता। बात समझ लो क्या है। आपने एक पत्थर निकालने के बाद बाहर का प्रेशर 8 हो गया, अंदर का 10 था। अभी अंदर का ज़्यादा है इसलिए आपका पिस्टन ऊपर सरकेगा क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। अब पिस्टन तब तक सरकेगा ऊपर, तब तक ऊपर जाएगा जब तक बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम ना हो। सर अंदर का तो प्रेशर 10 रहेगा। नहीं, पिस्टन अगर ऊपर जा रहा है तो गैस एक्सपांड हो रहा है ना। गैस एक्सपांड होगा तो हम लोगों ने अभी बोला ना प्रेशर रिड्यूस होता है। तो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा वैसे वैसे गैस एक्सपांड होगा, और जैसे जैसे गैस एक्सपांड होगा वैसे वैसे अंदर का प्रेशर कम होगा। एक लेवल आ जाएंगी जब बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम है, तुरंत वो लेवल आ जाती है तो आपका पिस्टन यहाँ जाके रुक गया। अब बाहर का प्रेशर कितना है? 8, और अंदर का प्रेशर भी कितना है? 8। बोलो यहाँ पे आके पिस्टन रुक गया तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। डेफिनेटली इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई क्योंकि अभी यहाँ आने के बाद पिस्टन तो रुक गया ना। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, और एक पत्थर उठा देते हैं और एक पत्थर निकाल डालते हैं। अभी इस केस में क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा 6, प्रेशर हो जाएगा 6, ये 8। कौन ज्यादा है? अंदर का। फिर से पिस्टन और उठेगा ऊपर क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का कम है। फिर से पिस्टन यहां से यहां तक चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हम लोगों ने सडनली रिमूव कर दिया था वेट, यहाँ पे हम लोग ग्रेजुअली रिमूव कर रहे वेट। तो फिर से एक पत्थर उठा दिया, फिर से लोड थोड़ा कम कर दिया तो पिस्टन थोड़ा ऊपर सरका। पिस्टन कब तक ऊपर सरकेगा? जब तक अंदर का प्रेशर 6 नहीं हो जाता। बाहर का तो 6 ना, चलो अंदर का भी 6 हो गया, बाहर का भी 6। पिस्टन आ गया इक्विलिब्रियम स्टेट में। फिर से हम लोगों को इक्विलिब्रियम स्टेट देखने के लिए मिल रही है। ओके, ऐसा करते 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 हम लोग पूरा वेट निकालेंगे, बट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? ग्रेजुअली। तो इस केस में होगा क्या, आप धीरे धीरे वेट निकाल रहे हो ना, तो आपका जो पिस्टन है वो आके इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। मतलब इनिशियल टू फाइनल जर्नी जो है ये हम लोग दो हिस्सों में देख रहे हैं। ये जो पहला वाला हिस्सा है इनिशियल टू फाइनल जर्नी, इसमें हम लोगों ने सडनली वेट निकाल दिया था, और सडनली वेट निकालने के बाद आपका पिस्टन इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे तो डायरेक्टली चला गया, उस बीच में वो कहीं पे भी रुका नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हमारे जो ट्रेन में हम लोग सफ़र करते हैं तो 2 तरह के ट्रेन होते हैं, एक होती है एक्सप्रेस ट्रेन और एक होती है पैसेंजर ट्रेन। अब पैसेंजर ट्रेन जो होती है ना वो हर छोटे छोटे गाँव आने के बाद हर छोटे छोटे गाँव पे रुकती है, सबको लेके चलती है। बट एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है ना वो मेन सिटी के पास ही रुकती है, जैसे जहाँ पे जंक्शन है वहीं पे वो रुकती है। वैसे ही समझ लो आप, ये डायरेक्ट ये एक्सप्रेस पहला वाला जो किस्सा है वो एक्सप्रेस वाला किस्सा है कि आप लोगों ने सडनली वेट निकाल दिया, आपका पिस्टन फटाक से इनिशियल से फाइनल स्टेट में चलाया। यहाँ पे इक्विलिब्रियम था और यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, बीच में कभी इक्विलिब्रियम दिखा नहीं हमने को। बट सेकंड हम लोग जो सिचुएशन ले रहे हैं उसमें हम लोग वेट धीरे धीरे निकाल रहे। वेट धीरे धीरे निकालने के कारण आपका पिस्टन सेवरल नंबर ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम स्टेट में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 हिसाब हम लोगों ने अभी देखे, तो इसमें से एक को हम लोग बोल देंगे थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल और एक को बोल देंगे थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल। प्रोसेस तो ये है ही क्योंकि पैरामीटर तो बदल रहे। तो देखो गाइस, अगर आपके पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम की आप स्टडी कर रहे हो और उस सिस्टम में आपको इस तरह से बातें दिखाई दे रही है कि आपका सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में तो चला गया, जिसमें आप लोगों ने ग्रेजुअली निकाल दिया और सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में चला गया, उसके बीच में वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आया, तो इस वाले स्टेट को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोसेस किया, जो स्टेप में हम लोगों ने लोड रिड्यूस किया, हर स्टेप में हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है, इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो
अगर फिर से हम लोग एक फर्स्ट क्लास एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा मन पे मत लो, समझने के लिए आपको काम में आ जाएगा। मान लो आपके पास एक बलून है, जिस बलून को अगर आप धीरे धीरे दबाओगे ना, तो आप धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे अगर आप दबा रहे हो तो बलून धीरे धीरे कॉम्प्रेस भी होगा, और अगर आप धीरे धीरे फोर्स छोड़ोगे तो धीरे धीरे वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ जाएगा। पर अगर वही फोर्स आप लोगों ने फटाक से लगा दिया ना, तो वो बलून फूट जाएगा। अब बलून अगर फूट गया तो वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे तो आएगा नहीं। यहाँ पे भी हम लोगों ने सडनली कुछ चीज़ें की, या तो सडनली प्रेशर हटाया या तो सडनली प्रेशर अप्लाई किया, कुछ भी करो। जैसे आप लोग लोड निकाल रहे हो ना, आप सडनली लोड अप्लाई भी कर सकते हो, सडनली करना है मगर। तो जो भी चीज़ आप सडनली कर रहे हो उसमें आपको इरिवर्सिबल बातें मिल रही है, बट अगर कोई चीज़ आप ग्रेजुअली कर रहे हो तो आपको रिवर्सिबल मिलेगा। अगर मैं आपको एक दूसरा फर्स्ट क्लास उदाहरण दूं, तो आपके पास अगर कार होंगी ना, कार, तो अभी फिलहाल 2020 में जो कारें हमारे पास आ रही है, उन कारों के जो बेसिकली जो भी पतरा होता है ना, वो थोड़ा एकदम लाइट वेट मटेरियल के हो गए। अभी आपके कार के जो डोर होते हैं ना, उस डोर के ऊपर ग्रेजुअली फोर्स लगाओ, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाओ, बट धीरे धीरे आपको जितना लगाना है उतना ही फोर्स लगाओ, बट धीरे धीरे लगाओ और धीरे धीरे निकाल डालो। तो वो जो डोर है, उस डोर में थोड़ा पार्ट, जो भी पतरे का पार्ट है, वो थोड़ा अंदर चला जाएगा, वापस बाहर भी आ जाएगा। बट अगर वही फोर्स आप लोगों ने एकदम से लगा दिया सडनली, तो उस डोर में गड्ढा पड़ जाएगा। ठीक है, वापस नहीं, वो गड्ढा रिकवर नहीं होगा, वापस नहीं आएगा। क्यों? आप लोगों ने सडनली कुछ चीजें लगा दी तो वो इरिवर्सिबल हो गया। बट वही अगर चीज आप ग्रेजुअली लगाओगे और ग्रेजुअली रिमूव करोगे तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा। ऑल आई मीन टू से कि सडनली अगर आप लोड अप्लाई करते हो या रिमूव करते हो, तो इसको हम लोग, इस वाले प्रोसेस को हम लोगों ने इरिवर्सिबल बोल दिया, और इस वाले प्रोसेस को हम लोगों ने रिवर्सिबल बोल दिया। तो आओ फिर हम लोग इसके बेसिस पे ये जितना कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, और थर्मोडायनेमिक्स में पूरा यही है सब। अदर एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आपको यही एग्जाम्पल के बेसिस पे थर्मोडायनेमिक पूरा सीखना है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के बेसिस पे, इसलिए वही एग्जाम्पल लेना बेटर समझे। तो अभी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे फटाक से। देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में बोलता है कि दिस प्रोसेस ऑकर वेरी रैपिडली। देखो, ये फास्ट हो रहा है, फास्ट। ये जो है, ये प्रोसेस फास्ट नहीं हो रहा है, ये स्टेप में हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो ये प्रोसेस हो रहा है रैपिडली, तो रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा हो रहा है? स्लोली। रैपिडली हो रहा है तो कम टाइम लगेगा, ये प्रोसेस शॉर्ट टाइम में हो रहा है, ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम में हो रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस सिंगल स्टेप में होता है, बस इनिशियल और फाइनल स्टेट। बस आप आपके सिटी में बैठ गए, डायरेक्ट आपकी जो जर्नी है उस जर्नी पे एक्सप्रेस आपको छोड़ देंगी, मतलब बस सिंगल स्टॉप। जैसे एरोप्लेन में हम लोग ट्रैवल करते, दिल्ली से निकले डायरेक्ट मुंबई, नहीं तो बस दिल्ली से निकले उसके बाद में एक एक सिटी लेते जा रहा है एरोप्लेन, ऐसा नहीं होगा। तो ये बोल दिया ना, ये एक्सप्रेस है और ये पैसेंजर ट्रेन है। सिंगल स्टेप में होता है, मल्टीपल स्टेप में होता है, मल्टी स्टेप में होता है। तो देखो फिर से, रैपिडली होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, शॉर्ट टाइम लेगा, सिंगल स्टेप में होगा। इसके केस में क्या है? स्लोली होगा, लॉन्ग टाइम लेगा और सेवरल नंबर ऑफ स्टेप में हो जाएगा। चलो ठीक है। अभी इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये पॉइंट देखो क्या है, लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन एक्टिंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। ऑफकोर्स अभी देखो, यहाँ पे ये जो इनिशियल स्टेट था, आप डायरेक्टली जब फाइनल स्टेट में आए, तो फाइनल स्टेट में क्यों आए पता है क्या? मान लो ऊपर 10 था और नीचे भी 10 था इनिशियल स्टेट में। अभी आप लोगों ने सडनली ये निकाल दिया, सडनली ऊपर का लोड निकाल दिया सडनली, तो ऊपर तो प्रेशर 0 हो गया ना, नीचे कितना है? 10। ऊपर 0 नीचे 10, तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है ना। तो इसीलिए ये पॉइंट किया कि लार्ज डिफरेंस इन बिटवीन एक्टिंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। वेयर एज रिवर्सिबल प्रोसेस में लार्ज डिफरेंस नहीं होता। तो ये 10, ये भी 10, हम लोगों ने एक पत्थर पहले उठाया, तो ये हो गया 8, ये हो गया 10, तो देखो डिफरेंस छोटा है। उसके बाद में दोनों 8-8 हो गए, उसके बाद में और एक पत्थर उठाया आप लोगों ने, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। तो रिवर्सिबल प्रोसेस स्टेप में हो रहा है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग बोल देंगे कि स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एक्टिंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस बोलते हैं
कैनॉट बी रिवर्स बाय स्लाइट इंक्रीजिंग अपोजिंग फोर्स। देखो इसको आप रिवर्स नहीं बना सकते। अगर आपने बोल दिया कि चलो भाई इसको रिवर्स कर देंगे थोड़ा स्लाइट अपोजिंग फोर्स बढ़ा के, तो ये रिवर्सिबल होगा नहीं। इरिवर्सिबल प्रोसेस स्लाइट फोर्स बढ़ाने से या घटाने से रिवर्सिबल नहीं हो जाता। बट इसको आप लोग रिवर्सिबल प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस आप लोग स्टडी कर रहे हैं, इसको आप रिवर्सिबल बना सकते हैं स्लाइट फोर्स बढ़ा के। हम लोग इसको ठीक से एक्सप्लेन करते हैं, देखो ठीक से समझते हैं। आपने पहले आपकी इनिशियल स्टेट थी, बाहर का प्रेशर 10 था, अंदर का प्रेशर 10 था। आप लोगों ने एक पत्थर उठा दिया तो ये बन गया 8, ये बन गया 10। अभी पिस्टन थोड़ा ऊपर आ जाएगा, पिस्टन थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद ऊपर का भी 8, नीचे का भी 8 प्रेशर। अभी एक आपने पत्थर निकाला था, ठीक है, इसलिए पिस्टन थोड़ा ऊपर आया। फिर से आप वो पत्थर डालोगे ना तो फिर से पिस्टन नीचे चला जाएगा। समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि स्लाइड डिफरेंस है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस में स्लाइड डिफरेंस होने के कारण आप लोगों ने थोड़ा सा भी फोर्स फिर से बढ़ा दिया तो वापस वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। मान लो एक पत्थर निकाला तो पिस्टन ऊपर आ गया, फिर से डाल दिया तो पिस्टन फिर से नीचे चला जाएगा। बट इस वाले केस में वैसा नहीं है। आप लोगों ने सारे पत्थर निकाल दिया, ये ऊपर चला गया। अभी आप लोगों ने एक पत्थर डाल दिया, मतलब स्लाइड अपोजिंग फोर्स बढ़ा दिया, तो थोड़ी ना वापस वो यहाँ पे आने वाला है। तो स्लाइड अपोजिंग फोर्स बढ़ाने से या घटाने से ये रिवर्सिबल होता है, बट ये नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट है वो 5th। 6th पॉइंट है टेंडेंसी टू ऑकर ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो खुद ब खुद होता है, खुद की उसकी टेंडेंसी होती है होने की। उसमें कुछ ना कुछ टेंडेंसी है कि वो खुद होगा। जैसे पानी ऊपर से नीचे जो आता है वो स्पॉन्टेनियसली आता है, नेचुरली आता है। हम लोगों का इसमें कुछ पार्टिसिपेशन नहीं है। तो जो जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनमें वो टेंडेंसी होता है कि वो खुद के भरोसे हो जाए, दूसरों की किसी की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हम लोग सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। बट रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है ना गाइस, वो हमको कराना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि सर स्प्रिंग को आप लोगों ने खींचा फिर वो वापस खुद ब खुद तो आ गया। देखो वो वाले एग्जाम्पल तो बस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्ड समझाने के लिए थे। आप थर्मोडायनामिक में आ जाओ तो थर्मोडायनामिक में ये वाले एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा हमारे रियल लाइफ में जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होता है और थर्मोडायनामिक में जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होता है, उसमें थोड़ा फ़र्क तो है डेफिनेटली। ओके, तो हम लोग इसको कंसिडर करके पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। तो मुझे कहना ये है कि ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो खुद के भरोसे होता है, ये खुद के भरोसे होता नहीं। इसलिए ये स्पॉन्टेनियस है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये वाला 6 पॉइंट स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट पॉइंट, ये स्पॉन्टेनियस है इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस। ये इस प्रोसेस को हम लोग और एक नाम देते हैं नेचुरल प्रोसेस, या तो कोई रियल प्रोसेस बोलता है। बट ये खुद नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको नेचुरल तो बोलते नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल। क्योंकि हमको करना पड़ेगा ना, ये खुद तो होगा नहीं, ये हमको करना पड़ेगा, इसलिए ये आर्टिफिशियल है। और ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। इसलिए हम लोग इसको सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली पढ़ते नहीं, क्योंकि ये इमेजिनरी है। बट ये नेचुरल है, रियल है, इसलिए ये प्रैक्टिकली भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस, नेचुरल एंड रियल प्रोसेस होता है, ये प्रैक्टिकल होता है। बट ये जो होता है ये आर्टिफिशियल और इमेजिनरी होता है और थ्योरेटिकल होता है। आई बात समझ में? सबसे लास्ट पॉइंट देखो क्या है, ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होता नहीं, मैक्सिमम वर्क इज नॉट ऑब्टेन। बट जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें मैक्सिमम वर्क मिल जाता है। एग्जाम्पल हम लोग फटाक से दे देंगे। आप लोग कभी जिम गए होंगे या कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कोई चीज़ जब आप उठाते हो तो आप एक्सपीरियंस करो। देखो क्या है, मान लो मेरे हाथ में एक डंबल्स है पर्टिकुलर वेट का, उस डंबल को मुझे उठाना है। अभी देखो मैं 2 प्रकार है उसको उठाता हूँ। मान लो उसको मैं सडनली उठा दिया और रख दिया, चल, तो मुझे ज़्यादा फील नहीं हुआ कि यार ज़्यादा मेरी एनर्जी गई, ज़्यादा वर्क हुआ। बट अगर वही डंबल मैं उतने ही ताकत से उठाता हूँ, बट अभी धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप एक रिपीटेशन में ही थक जाओगे। वो होता है ना जिम जब आप करते हो तो रिपीटेशन 10 मारे मैंने 10 डिप्स मारे, 10 डंबल्स मारे, वो ऐसा कुछ होता है ना।
तो बोल क्या रहा हूँ मैं, मान लो आप 10 सेट मारो, रिपीटेशन मारो और फास्ट मारो, आप इतना थके हुआ महसूस नहीं करेंगे। बट अगर वही अगर आप 10 रिपीटेशन एकदम स्लोली करोगे, स्टेप बाय स्टेप में, देखो डंबल्स है मेरे हाथ में, उठाया रुका, उठाया रुका, उठाया रुका, उठाया रुका, उठाया रुका, तो ना हमारे हाथ में थोड़ा पेन महसूस होगा क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा वर्क किया। तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो स्टेप स्टेप में हो रही है ना, ये स्टेप स्टेप में हो रही है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इस वाले प्रोसेस में ज़्यादा वर्क होता है। ये तो एक सिंगल स्टेप में हो रहा है, इसलिए इसमें कम वर्क होता है। सो मैक्सिमम वर्क इज नॉट ऑब्टेन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, बट मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। आई बात कहीं समझ में? तो हम लोगों को जो थियोरेटिकल है उसकी ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, जो प्रैक्टिकल है उसकी ज़्यादा स्टडी करना है, ठीक है। एनीवे कभी भी हम लोगों को कोई भी कभी इरिवर्सिबल के साथ मुलाकात होंगी, कभी रिवर्सिबल के साथ मुलाकात होंगी थ्रू आउट चैप्टर में, तो उसके टाइम हम लोग देखेंगे। एक क्वास्टैटिक प्रोसेस भी होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो क्वास्टैटिक प्रोसेस होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट इस वाले लेक्चर में मुझे बस यही एक्सप्लेन करना था कि क्या होता है थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस और क्या होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप लोगों को बस यही बात समझ में आना चाहिए कि स्टेप स्टेप में जो होगा उसको क्या बोलेंगे और सडनली जो होगा सिंगल स्टेप में उसको क्या बोलेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। थैंक यू सो मच।